नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। सरकार चलती कैसी है? सरकार जिस बारीकी से चल रही है उसमें क्या नौकरशाह या फिर क्या तीसरे और चौथे स्तर का कर्मचारी। माना यही जा रहा है कि पीएमओ की नजर बड़ी पैनी है और हर जगह हर दृष्टि से कौन सा कदम किस रूप में कौन उठाता है सब पे नजर है। याद कीजिए, इससे पहले एक वक्त सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए। वेंकैया नायडू आज पहुंचे। अधिकारी नादारत रहते हैं तो उस दिन तो छुट्टी पर भेज दिया गया था। अब कहा गया था कि रोज निरीक्षण किया जाए। मतलब जो भी निकालिए, बड़ी पैनी नजर है सरकार की। यानी फूक फूक कर कदम ही नहीं रखना है, बल्कि हर किसी को बताना है फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। सरकार ऐसे ही चलती है। इतना लंबा जिक्र क्यों? आइए इसका भी जिक्र कर देते हैं। दरअसल आज 3 बातें हैं बड़ी महत्वपूर्ण। इन 3 बातों के इर्द गिर्द कांग्रेस भी आएगी, लेकिन सवाल है मोदी जी देखिए, संघ की सुनिए, गडकरी जी बोलिए। ये 3 बातों का जिक्र खासतौर से आज आपके लिए करने वाले हैं। शुरुआत बायोडायवर्सिटी रेलगाड़ी, जो पर्यावरण मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, 3 मंत्रालयों की सफलता का सूचक। जरा दृश्य देखिए, यह है 3 मंत्रालयों की उपलब्धि। बाकायदा ये रेलगाड़ी चलेगी, देश भर में घूमेगी, जानकारी देगी, पर्यावरण की जानकारी देगी और इन सब के जरिए बताएगी पर्यावरण का कितना महत्व है। विज्ञान के आश्रय बताने का यह प्रयास है। जबरदस्त सफलता है, जाहिर है। तो ये ट्रेन के अंदर का हिस्सा है जिसे आप देख रहे हैं और ये ट्रेन आज दरअसल रवाना की गई। वो दृश्य भी हम दिखाएं आपको, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से ये पूरी रेलगाड़ी अंदर से सजाई गई है और देश भर में घूमेगी। जाहिर है बड़ा काम किया गया इस पे और इस पे सरकार गर्व कर रही है कि पहली बार बायोडायवर्सिटी ट्रेन चलने वाली है। ये अंदर के चित्र हैं जो हर चीज की जानकारी देते हैं। तो 3 मंत्रालयों की ये एक उपलब्धि है जिसमें 3 मंत्रालय देखिए बाकायदा हरी झंडी भी दिखा रहे हैं और ये ट्रेन भी वहां से रवाना कर दी गई। अब सवाल है कि 3 मंत्रालय, 3 मंत्रियों की मौजूदगी और बाकायदा ट्रेन रवाना की गई, बड़ी उपलब्धि है। अब देखिए मंत्री महोदय क्या कह रहे थे कि उपलब्धि का मतलब होता क्या है। साइंस एक्सप्रेस जो बायोडायवर्सिटी के थीम से चलेगी, इसका सफर शुरू हो रहा है। ये यात्रा विज्ञान की है। विज्ञानवादी विचार समाज में पहुंचाने के लिए है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रेलवे और एनवायरनमेंट, तीनों मंत्रालयों के साझेदारी से जो ये कार्यक्रम होगा, ये बहुत सफल होगा। आज तक जितने छात्र और नौजवान और कॉलेज के छात्र और बाकी लोगों ने इसका लाभ लिया, इससे भी ज़्यादा लाभ लेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि समाज में वैज्ञानिक मानसिकता को तैयार करने में ये बायोडायवर्सिटी साइंस एक्सप्रेस बहुत ज़बरदस्त सफल होगी। ये एक अच्छी शुरुआत है और इसको हम बेहतर और बनाएंगे। एक बहुत अच्छा ये एक पहल है और इस पहल को हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से ले जाएंगे लोगों तक, क्योंकि वही देश आगे बढ़ता है जो विज्ञान की पूजा करता है और वही देश पीछे रह जाते हैं, वो विज्ञान से भाग जाते हैं। देश वही आगे बढ़ता है जो विज्ञान की पूजा करता है। तो पहला शब्द हमने लिखा है मोदी जी देखिए। क्यों लिखा है? दरअसल आपने देखा बायोडायवर्सिटी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, 3 मंत्रालयों के 3 मंत्री पहुंचे। जाहिर है एक ऐसे वक्त में सरकार चल रही है, एक एक क्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, दरअसल जब ये ट्रेन चली गई तो पत्रकारों को एक पैकेट दिया गया। उस पैकेट के भीतर पूरी जानकारी थी कि देखिए ये बायोडायवर्सिटी ट्रेन है। उस बुकलेट में हर चीज़ की जानकारी दी गई थी, लेकिन हमारे संवाददाता सिद्धार्थ ने उस बुकलेट को पढ़ा, उस झोले को खोला और सच अब आपके सामने, जरा देखिए। आप देख सकते हैं ये डीएसटी ने जो है प्रेस किट दी, ये साइंस एक्सप्रेस बायोडायवर्सिटी स्पेशल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की तरफ से दी गई और ये किट जो डेवलप की गई है सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन की तरफ से। और दूसरी तरफ आप देखोगे किट के तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। जब इस किट को हम अंदर खोलते हैं तो इसमें जो बुकलेट मिलती है वो उसमें तमाम तरीके की चीज़ें दिखाई गई हैं कि किस तरीके से जो है ये बुकलेट जैसे बायोडायवर्सिटी की बात कर रही है और साथ ही साथ इन सारे डिपार्टमेंट्स का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की बात की जा रही है, साइंस टेक है और CEE है। और जब हम इसमें अंदर जाते हैं तो
अंदर के पन्ने पर तमाम तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं। और इसके बाद जो सबसे ज़ोरदार चीज़ है वो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम था वो मोदी सरकार का प्रोग्राम था। 2014 में ये प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ पर जो बुकलेट दी गई थी वहाँ पर पिछले जो मिनिस्टर थे डॉक्टर एम वीरप्पा मोइली, उनका यहाँ पर फ़ोटो लगा हुआ है। साथ ही साथ उनकी मिनिस्ट्री के बारे में भी लिखा हुआ है, मिनिस्टर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। और यहाँ पर आप मिनिस्टर के जो पुराने मिनिस्टर थे, कांग्रेस सरकार में जो मंत्री रहे हैं, उनके यहाँ पर आप सिग्नेचर भी देख सकते हैं। और इसमें कहा गया है कि द साइंस एक्सप्रेस बायोडाइवर्सिटी स्पेशल इज ए यूनिक एग्जीबिशन ट्रेन कैरिंग टू द पीपल ऑफ द कंट्री a vast store of knowledge about the biodiversity of the India. It has completed 2 phases during 2012 and 2013, halting at over 100 stations and receiving more than 30 lakh visitors. यानी ये पुराना प्रोग्राम है जिसका आज एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जिसको फ्लैग ऑफ किया गया। और इस पूरे प्रोग्राम के बारे में भी दिया हुआ है कि किस तरीके से कब ये शुरू हुआ। साइंस एक्सप्रेस बायोडाइवर्सिटी स्पेशल एज इनोवेटिव एंड यूनिक मोबाइल एग्जीबिशन माउंटेड ऑन ए स्पेशली डिजाइंड 16 कोच AC ट्रेन ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज अक्रॉस इंडिया 110 लोकेशंस। Then October 2013, in its third phase, it will travel across India to 58 stations from January to July 2014. यानी ये जो ट्रेन जिसकी बात की जा रही है ये पहले से प्लान थी। और ये जो 3 मिनिस्ट्री लगातार जो एक अच्छे तरीके से वो बता रही हैं कि क्या करना है, किस तरीके से हम देश को बायोडाइवर्सिटी के बारे में लोगों को एजुकेट करेंगे। दरअसल ये पुराना प्रोग्राम है जी। दरअसल ये पुराना प्रोग्राम है और ना सिर्फ पुराना प्रोग्राम है बल्कि पुराने मंत्री की ही तस्वीर भी लगी हुई है, प्रीफेस भी उन्हीं का लिखा हुआ है। इसीलिए पहला शब्द हमने लिखा था मोदी जी देखिए। जरा इसको और नज़दीक से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि उसमें लिखा हुआ क्या था। जो बनाया गया है, जो खास तौर से ये पूरी की पूरी बुकलेट जो बनाई गई है, इसमें दरअसल उस बुकलेट के भीतर जो यूपीए सरकार के दौर में मौजूदा थे उसमें सब कुछ जस का तस है। ये वीरप्पा मोइली साहब की तस्वीर, उनका प्रीफेस लिखा हुआ, उनका पुराना मंत्रालय लिखा हुआ, सब कुछ हूबहू वही पन्ना डाल दिया गया है। और इसको सरकार बदली इस दौर में, लेकिन सरकार के भीतर 3 मंत्रालयों में से किसी को यह सुध नहीं आ सकी कि दरअसल अगर इसे अपनी उपलब्धि बतानी है तो फिर अपने जरिए अपने मंत्रियों की तस्वीर तो इसमें लग जानी चाहिए। इस दिशा में भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो ये स्थिति में सरकार बड़ी तेजी से चल रही है और ठीक कल ही परसों ही तो 2 महीने हुए हैं। तो ये एक स्थिति है। अब सवाल दूसरा है, संघ की सुनिए जी। संघ की सुनिए का मतलब यह है कि बीजेपी की टीम तैयार हो चली है। आइए जरा उस टीम का एक उसका हिस्सा आपको दिखाते हैं। उसमें आरएसएस के कौन कौन लोग होंगे। मुरलीधर राव, राम माधव, वी सतीश, सौदान सिंह, शिव प्रकाश, भूपेंद्र यादव। नाम कुछ और भी आएंगे लेकिन फिलहाल ये नाम आए हैं। एबीपी से जो लेके ट्रेनिंग लेके पहुंचे और इस छात्र जीवन में जो राजनीति करते थे बीजेपी तले, उसमें जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर है। इसमें कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो अपने तरीके से अपने अपने काम कर रहे थे या कहीं दूसरी जगह थे, उसके बाद पार्टी से जुड़ गए। ना तो वो एबीपी के जरिए आए ना आरएसएस के जरिए आए। उसमें ये कुछ नाम है, वरुण गांधी, राजीव प्रताप रूडी, देवेंद्र फडणवीस विदर्भ से आते हैं, नागपुर से आते हैं, अर्जुन मुंडा, संजय पासवान दत्तोपंत ठेंगड़ी के भाषण सुन के मुरीद हो गए थे, तब इन्होंने स्वदेशी जागरण मंच का हिस्सेदारी इन्होंने कर ली थी। प्रवेश शर्मा एक वक्त एनजीओ चलाते थे, बिजनेस करते थे, फिर राजनीति में आ गए। तो ये एक छोटी सी टीम है जिसके जरिए आने वाले वक्त में एक संकेत बहुत साफ है कि ये प्रभाव कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में संघ का रहेगा। और संघ अपने तौर पर जिस तरीके से चाहता है अब संगठन को मतना, उस दिशा में संघ के सुनिया में जो जी, और इसका जिक्र हमने किया। तीसरा हिस्सा है गडकरी जी बोलिए। गडकरी जी खामोश क्यों है? ये सवाल जासूसी प्रकरण के बाद सामने आया है। हाँ नहीं के बीच सरकार अटकी हुई है, लेकिन ये सिलसिला कोई आज का नहीं है। सिलसिला इस देश में बहुत पुराना है और ये कितना गंभीर है हम इसको दिखाएं। पहली रिपोर्ट देखिए, दरअसल मुश्किल कहां से शुरू हुई। सरसंघचालक मोहन भागवत के सबसे करीब सबसे ज्यादा मंत्रालयों का काम, मंत्रालयों के जरिए सबसे बड़ा बजट, पार्टी फंडिंग पर भी काम, टिकट वितरण में भी अहम भूमिका, और तो और मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान होने वाले समझौतों से जुड़े तमाम मंत्रालयों को संभालने वाले और कोई नहीं, नितिन गडकरी ही हैं। तो फिर नितिन गडकरी की जासूसी की वजह हो क्या सकती है? अगर देसी मिजाज में समझें तो नितिन गडकरी मौजूदा राजनीति में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर के कद्दावर शख्सियत हैं। ऐसे में नितिन गडकरी के घर की हर गुफ्तगू किसी भी शख्स के लिए फायदेमंद हो सकती है जिसका लाभ गडकरी के मंत्रालय या कामकाज से जुड़ा हो, या फिर नितिन गडकरी का कोई करीबी ही हो सकता है जिसने घर में जासूसी उपकरण लगाए हों। लेकिन सवाल देश के केंद्रीय मंत्री का है, तो फिर इसे टाला कैसे जा सकता है? वहीं अगर जासूसी के तार विदेशी एजेंसी से जुड़े हैं तो फिर अमेरिका का नाम सबसे ऊपर आ सकता है, क्योंकि 2 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने वाले हैं और अमेरिका में जो समझौते होने की बात अभी से होने लगी है उसमें ज्यादातर मंत्रालय नितिन गडकरी ही फिलहाल संभाले हुए हैं। और बीते दिनों ये खबर भी आई कि अमेरिका दुनिया के 191 देशों की जासूसी करता है, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। दरअसल गडकरी के घर की जासूसी की खबर जिस तरीके से सामने आई उसने भी कई सवालों को जन्म दे दिया, क्योंकि शुरू में 3 बातें सामने आई। पहली, गडकरी के मुंबई के घर से जासूसी हुई। दूसरी, गडकरी ने इसकी जानकारी बीजेपी के शीर्ष नेताओं को दी। और तीसरी, गडकरी के करीबियों के जरिए ये बात लीक हो गई। यानी गडकरी की जासूसी अगर की जा रही थी तो फिर सरकार की हरकत से पहले बीजेपी के नेताओं और गडकरी के करीबियों की ही हरकत सामने क्यों आ गई? या फिर सरकार की तमाम एजेंसियों ने किस तरीके की पहल शुरू की जब उन्हें जानकारी मिली? जब उन्हें जानकारी मिली कि मोदी सरकार के सबसे कद्दावर और प्रभावी मंत्री पर निगरानी कौन रखना चाहता है, और जब यह खबर फैली या कहें खबर लीक हुई, तो फिर दिल्ली के 13 तीन मूर्ति घर के बदले मुंबई के घर की जासूसी की खबर अचानक क्यों आने लगी? दरअसल ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बीते 48 घंटों में मिला नहीं है, और शायद इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यहीं से खड़ा होता है कि अगर गडकरी की जासूसी की जा रही थी तो फिर इसे सरकार कैसे बताए या कैसे छुपाए? और अगर छुपाना चाहती है और बताना नहीं चाहती है तो इसकी वजह क्या है? इसके संकेत तो सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि बीजेपी के ही नेता हैं, उन्होंने दे दिए हैं। हुआ है तो अक्टूबर में ये बग प्लांट किया होगा, लेकिन किसने किया किसने नहीं किया ये तो अभी कोई निश्चितता नहीं है। ज़रूर संदेह सबको यूनाइटेड स्टेट्स पर होगी, क्योंकि विकीलीक्स में ये बात आई थी और फिर जर्मन गवर्नमेंट ने भी पुष्टि की। लेकिन इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि सरकार को एक अधिकृत वक्तव्य पार्लियामेंट में देनी पड़ेगी। सवाल ये है कि इसको क्या रोका जा सकता था? रोका जा सकता था यदि उस समय की जो सरकार थी वो इसमें मिलीभगत उनकी नहीं होती। अब कांग्रेस को सफाई देना चाहिए कि भाई आपको क्या नहीं पता था कि नवंबर में, दिसंबर में और अक्टूबर में, अगस्त में अमेरिका ने कोर्ट में ये अनुमति ले ली थी कि इंडिया के बीजेपी के हेडक्वार्टर्स को और बीजेपी के नेताओं के घरों का बगिंग करना है। तो उस समय आपने क्या विरोध किया कि नहीं किया? मैं तो समझता हूँ कि कांग्रेस इस डिबेट में कुछ बोलेगी तो उनके लिए ही परेशानी होगी। परेशानी किसी के लिए भी हो, लेकिन अमेरिका में बाकायदा खुफिया एजेंसी ने कोर्ट से इजाज़त ले ली और भारत सरकार की तरफ से उस पर सहमति थी, लेकिन सहमति खामोश रहकर थी कि बीजेपी की खुफिया गिरी होनी चाहिए क्या? एक बड़ा सवाल यहीं से खड़ा होता है। तो फिर ये सब छुपाया क्यों जा रहा है? रिपोर्ट देखिए। ये दोनों तस्वीर नितिन गडकरी की ताकत बताने या दिखाने के लिए काफी है, और यहीं से असल बात शुरू होती है कि 6 मंत्रालय संभालने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जासूसी अगर की जा रही होगी तो सरकार इसे मान क्यों ले? क्योंकि यह तो सरकार के लिए एक कमजोर स्थिति सामने लेकर आएगी। और अगर यह सिर्फ अफवाह है तो सरकार ने ऐसी अफवाह के खिलाफ कार्रवाई करना तुरंत जरूरी क्यों नहीं समझा? क्या इसका मतलब यह माना जाए कि दरअसल ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है? या फिर इसके उलट सवाल यह भी है कि जब जांच होती नहीं तो फिर सरकार इसे सच माने तो क्यों माने कि वह कौन सा शख्स है जिसका लाभ जासूसी की खबर को फैलाने से हो सकता है? और अगर इससे पहले की घटनाओं को भी देख लें तो जासूसी को लेकर बीजेपी के नेताओं ने ही विपक्ष में रहते हुए हमेशा जांच की बात की दुहाई दी। याद कीजिए 2013 में अरुण जेटली ने अपने फोन डिटेल्स को लेकर सवाल खड़े किए थे। 2012 में यशवंत सिन्हा ने अपने फोन टैप कराने के आरोप चिदम्बरम पर मढ़े थे। 2011 में रक्षा मंत्री AK एंटोनी और वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के दफ्तर के बगिंग की खबर आई।
तो बीजेपी ने जासूसी की जांच कराने के लिए सरकार पर दबाव भी बनाया और जांच न कराने पर मनमोहन सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। लेकिन अब तो बीजेपी खुद सत्ता में है, तो फिर जांच क्यों नहीं, या अफवाह फैलाने की बात जो कह रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। और ध्यान दें तो विपक्ष की तरफ से जासूसी की जांच कराने की बात और किसी ने नहीं, सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ही उठाई। यानी जिस शख्स ने अपने दौर में कभी जासूसी की जांच को माना नहीं और जासूसी को लेकर जब उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया तो फिर पल्ला झाड़ लिया। ये सारी परिस्थितियां इसलिए भी दरअसल देश में संदेह पैदा करती है क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी एनएसए ने तो बाकायदा अमेरिकी कोर्ट से जासूसी कराने के लिए जिन दुनिया के खास 33 देशों का नाम लिया उसमें भारत का भी नाम है, और तो और भारत में राजनीतिक दल बीजेपी का नाम भी जासूसी के दायरे में लाने का जिक्र किया गया। तो इसका मतलब क्या माना जाए कि दरअसल इसके पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी है और अमेरिका का नाम सामने आते ही हर कोई खामोश हो जाता है। और शायद इसीलिए मनमोहन सरकार पहले खामोश रही और अब मोदी सरकार खामोश है। और पहले बीजेपी के नेता हंगामा करते थे, अब कांग्रेस के नेता और तो और खुद मनमोहन सिंह हंगामा कर रहे हैं। हो जो भी, ये स्थिति देश के लिए खतरनाक जरूर है। आज तक ब्यूरो। सवाल है, बावजूद इन सब के गडकरी जी खामोश हैं या ट्वीट के जरिए जवाब दे रहे हैं कि दरअसल मेरे घर से कोई उपकरण नहीं मिला है। चलिए इसके बाद आगे एक दूसरी स्थिति लेकर आते हैं, इसका जिक्र किया जाएगा बाद में। लेकिन कांग्रेस जी, कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है? यकीन जानिए कांग्रेस के भीतर जो रिपोर्ट तैयार हो रही है वो सब कुछ बदलने की स्थिति में है। मसला कांग्रेस में एक सांगठनिक बदलाव का सपना देखा जा रहा है कि सिर्फ एक ही सदस्यता होनी चाहिए कांग्रेस के भीतर। 27 साल से नीचे वाले एनएसयूआई में खुद ब खुद शरीक मान लिए जाएं, जो एक सदस्य का मतलब है। इसके बाद जिसकी और उम्र हो 35 साल तक हो वो यूथ कांग्रेस में खुद ब खुद चला जाए, कोई इसके लिए इलेक्शन नहीं। महिलाएं महिला कांग्रेस में खुद ब खुद मान ली जाएं और सभी मूल कांग्रेस से ही जुड़े हो यह मान लिया जाए। यानी राहुल गांधी का सपना यहां पर खत्म, प्रशासनिक सीमा खत्म और राजनीतिक सीमा शुरू हो। और इसके लिए जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष की बजाय अब विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष जी, ये नए तरीके का एक प्रपोजल आया है कि विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष। कांग्रेस संगठन में दरअसल सिर्फ 4 पदों के लिए चुनाव हो, कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष का मतलब है एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कई चीजें आ जाती हैं, तो उन सब के लिहाज से उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जिले के हिसाब से वहां पर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाए और चुनाव जीतने वाला अध्यक्ष हो और नंबर 2 पर आने वाला उपाध्यक्ष खुद ब खुद हो जाए और बाकी 20% वोट पाने वाला एग्जीक्यूटिव मेंबर हो। और यही लोग आपसी सहमति में कुल 21 लोगों की कमेटी बनाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह कमेटी आपसी सहमति से यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और सेवा दल सदस्यों की नियुक्ति करे। अब सवाल है, ये सारा सपना बिल्कुल नया है। राहुल गांधी ने यह सपना नहीं देखा था। राहुल गांधी का सपना तो एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस को चुनाव करना, उसको मथना, फिर आगे बढ़ाना, फिर युवाओं के जरिए चीज़ों को। आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे कुछ बातें और साफ होंगी कि पहली बार माना है राहुल गांधी ने कांग्रेस रहेगी तब ना वो रहेंगे। कांग्रेस बचेगी तो गांधी परिवार बचेगा, और गांधी परिवार यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी अब कांग्रेस को बचाने के लिए पार्टी के जमीनी राजनीति को समझने वालों की बात मानने को तैयार हो चले हैं। जानकारी के मुताबिक सोनिया ने तो मान लिया, अब मोहर के लिए राहुल गांधी भी जल्द ही मान जाएंगे। यानी कांग्रेस में जो परिवर्तन करने का सपना राहुल गांधी ने कभी पाला था अब उसे बदला जाएगा। और जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें कभी मनमोहन सरकार को कुछ न समझने वाले राहुल गांधी अब कांग्रेस के वरिष्ठों के अनुरूप ही कांग्रेस में सुधार के लिए, यहां तक कि खुद को बदलने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। आपको मैं बता दूंगा जो मेरे दिल में है। जानकारी के मुताबिक दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठों से बातचीत की और उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें राहुल गांधी के एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के फार्मूले को खारिज कर दिया गया है और साफ तौर पर संकेत दिए गए हैं कि राहुल युवा के नाम पर हमेशा युवा न रहें, बल्कि 129 बरस पुरानी कांग्रेस को मतने के लिए नेता के तौर पर उभरे, बड़े नेता के तौर पर। और जो रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी गई है उसमें कांग्रेस की हार की वजह फ्रंटल संगठनों की निष्क्रियता बताई गई है, युवाओं की कांग्रेस से दूरी बताई गई है, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में अमेरिकी डेलीगेट के तर्ज पर चुनाव कराने की प्रक्रिया को जिम्मेदार माना गया है।
यानी राहुल गांधी के फार्मूले ने कांग्रेस के उस मिजाज का ही बंटाधार कर दिया जिसके हिसाब से हर युवा कांग्रेस से जुड़कर खुद का कद बड़ा मानता। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के फेर में हर कोई अपना कद बढ़ाने के लिए अपनी ढपली अपने राग पर ही चल पड़ा। लेकिन अब राहुल गांधी युवक कांग्रेस, यूथ कांग्रेस या एनएसयूआई के शब्दों को छोड़ दें और पूरी तरीके से कांग्रेस को ही देखें। फार्मूला और रोड मैप कुछ इसी के लिए तैयार हो रहा है और इसके लिए कांग्रेस के भीतर चुनाव की समूची प्रक्रिया को ही खत्म करने का सुझाव दिया गया है। यानी राहुल गांधी अब खुद को अनुभवी माने और इसके लिए अब कांग्रेस का हर सदस्य कांग्रेस का ही होगा, न कि यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल या महिला कांग्रेस का। और हर किसी को लेकर साथ चलना अब राहुल गांधी को ही होगा। 14 की सियासी बारिश में तो मानो कांग्रेस बह ही गई। कांग्रेस के सामने मौसम की तर्ज पर सियासत के काले बादल मंडरा रहे हैं। पूरे बहुमत के साथ कमल खिलने का वाजपेयी का सपना तो पूरा हो गया। अब सिस्टम में बदलाव की बात करके कांग्रेस आस लगाए बैठी है कि सियासी अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और एक बार फिर हाथ लोगों के दिलों को छुएगा। दिल्ली से कैमरामैन अशोक भनोट के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। तो चांद दिखा है, कल ईद है, उल्लास पूरे देश में। रोजे रखने वालों की है ये जीत, मिलो तुम गले, सबसे आई है ईद मुबारक।